Assalamualaikum, dear students of class 11th. Yesterday we discussed about the composition of Election Commission of India, and I told you that it is the body which is responsible for conducting free and fair elections in India. So far as today's topic is concerned, let us move ahead, and today we will discuss its powers and functions. Powers and functions of Election Commission of India. Dear students, मैंने कल आपसे बताया था कि इलेक्शन कमीशन वो बॉडी है जो पूरे हिंदुस्तान के चुनाव कराती है, साफ सुथरे चुनाव कराती है, और इसका काम ही यही है. क्योंकि अब हम देखेंगे इसके पावर्स क्या क्या है. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स फॉर इलेक्शन. सबसे पहले, क्योंकि आई टोल्ड यू इट्स अ मल्टी मेंबर बॉडी, one chief election commissioner and two other commissioners, they supervise the whole body. चाहे वो जो भी चुनाव हो, उनको सुपरवाइज कौन करता है? इलेक्शन कमीशन. और स्पेशली इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो डायरेक्शन देता है, वो सुपरवाइज करता है, पूरा कंट्रोल करता है. पहले भी मैंने आपसे कहा, जिस तरह एक इंस्टीट्यूशन का हेड होता है प्रिंसिपल, जो डायरेक्शन स्टाफ को देता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, सुपरवाइज करता है, जो मैंने काम स्टाफ को दिया था क्या वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें जिस तरह से एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन संभाल लेता है, उसी तरह से जो ये बॉडी है और जो इसका हेड है चीफ इलेक्शन कमिश्नर अलोंग विद टू अदर हेड्स, इट्स देयर ड्यूटी टू सुपरवाइज. जो भी इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है उसको सुपरवाइज करना. क्या इलेक्शन सही हो रहे हैं, कहीं धांधलियां तो नहीं हो रही है, कहीं गलत तरीके से तो नहीं हो रहा है, क्या स्टाफ को रिक्रूट किया गया है, सारी चीजें तैयार है, सारी चीजें मुकम्मल है. ये सारा काम कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो इस तरह से दे सुपरवाइज, दे डायरेक्ट, दे गिव्स डायरेक्शंस टू अदर स्टाफ. तो इसी तरह से सेकंड फंक्शन इज टू कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट. क्योंकि हिंदुस्तान में चुनाव जो होते हैं, हमारे यहाँ मैंने आपसे कहा है, यहाँ दो हेड्स हैं. देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एंड इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देयर आर टू हेड्स. वन इज हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड अनदर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो इस तरह से हमारे यहाँ चुनाव जो होते हैं, जहां तक पार्लियामेंट चुनाव की बात है, जब हमें प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना होता है, या लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट, हमारे यहाँ स्टेट्स जो भी है, आपको पता है यूनिकैमरल स्टेट्स है या बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स जो भी है हमारी स्टेट्स में. तो इस तरह से हमारे यहाँ जो भी ये स्टेट के चुनाव होते हैं, चाहे हमें चीफ मिनिस्टर चुनना है, चाहे हमें पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को चुनना है, ये सारे चुनाव जो भी कोई हमें कराने हैं, ये सारे कौन कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन. एंड ऑल्सो टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. उसके अलावा हमारे यहाँ चाहे प्रेसिडेंट का चुनाव है, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट को चुनना है, चाहे राज्यसभा के मेंबर्स को चुनना है, जो भी कोई इलेक्शन है उसको कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन. To conduct a by-election mid-term poll. और एक इंपॉर्टेंट बात है, हमारे यहाँ पीरियोडिकली इलेक्शंस आफ्टर 5 years होते हैं. जब हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चुनते हैं, तो बीच में कहीं मिड टर्म पोल की बात यहाँ पे आई. एक अलग टर्म है. मिड टर्म पोल का मतलब होता है कि जब हमारे यहाँ चूंकि इलेक्शंस 5 साल के लिए हो गए, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस इलेक्शंस जो होते हैं, ड्यू टू सम रीजंस गवर्नमेंट फेल. Due to some reasons, when government failed to prove absolute majority, that time election commission, they decide to conduct mid-term polls. तो बीच में ही ऐसे चुनाव होते हैं. हमारे यहाँ जो 96 में या 98 में जो चुनाव हुए थे, हमारे यहाँ सरकारें, तो आपको हिस्ट्री में भी पता चलेगा कि हमारे यहाँ जो सरकारें हैं 11 महीने के बाद ही नए इलेक्शंस कराने पड़े पूरे कंट्री में, पूरी स्टेट में, जब प्रधानमंत्री को चुना गया. या हमारे यहाँ देवी गौड़ा की जब सरकार थी, तो 96 में उस वक्त भी अटल बिहारी सरकार जब थी, उस वक्त भी 11 दिनों की सरकार रही यहाँ पे. उसके बाद नए से कंडक्ट कराने पड़े इलेक्शंस. यानी उस वक्त जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो फेल हो गई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को प्रूव करने में, और इस तरह से वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, दे वर लैकिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, दे हैव नॉट प्रूव्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ वोट्स इन पार्लियामेंट. So that's why in 98 or in 99 mid-term polls were conducted by Election Commission of India. इस तरह से एक और टर्म यहाँ बाई इलेक्शन. देखिए बच्चों, हमारे यहाँ इलेक्शन जब हो जाते हैं, तो नेचुरली जब हमने प्रधानमंत्री को चुना, उसके बाद प्रधानमंत्री का सबसे पहले काम होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज, वो मिनिस्टर्स वगैरह को चुनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, आपकी कैबिनेट को चुनता है. उसके बाद, उसके चुनने के बाद, अगर कुछ टाइम के बाद इफ अ सीट फॉल्स वैकेंट ड्यू टू द डेथ और ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ ए कैंडिडेट, उस वक्त क्या किया जाएगा? दैट टाइम बाई इलेक्शंस विल बी हेल्ड. उस वक्त बाई इलेक्शन
इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं ड्यू टू द डेथ ऑफ ए कैंडिडेट और ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ ए कैंडिडेट. So dear students, when a seat falls vacant due to the death or due to the resignation of a candidate, by-elections will be held. तो ये सारे चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन. Another function, another power of election commission is it fixes the timetable for the elections. हमारे यहाँ इलेक्शंस कब कराने हैं, कि कब शुरुआत होगी, पोलिंग का पहला फेज कब से कब तक रहेगा, सेकंड फेज कब से कब तक रहेगा, ये सारे डेट्स वगैरह जो है ये डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन. और उससे पहले जब इलेक्शंस कराने होते हैं वो सेंसस रिपोर्ट तैयार करते हैं. हमारे यहाँ सेंसस रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको हम मुद्दमशुमारी भी कहते हैं, कि वोटर लिस्ट में नए वोटर्स कितने इसमें ऐड कराने हैं, डिलीट कितने हो गए, जिनकी डेथ वगैरह हो गई है, ये सारा लिस्ट प्रिपेयर करता है, वोटर लिस्ट प्रिपेयर करता है इलेक्शन कमीशन. और उसके अलावा देयर फंक्शन इज डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट करना. कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट करने का मतलब यह है कि अगर हम देखेंगे हमारे यहाँ जब पहले चुनाव हुए हिंदुस्तान में 1952 में, उस वक्त 490 कुछ सीट्स थी, जबकि आज की जब हम बात करेंगे प्रेजेंटली 543 सीट्स आ रही लोकसभा. इसका मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो रही है वो डिलिमिट हो रही है, वो बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम ही ये है कि कहीं कोई एरिया जो है उसको नेग्लेक्ट तो नहीं किया गया, हर एक एरिया को टच करना, हर किसी शख्स की राय को जानना, हर किसी को वोट देने का राइट टू वोट देना और हर किसी की पब्लिक ओपिनियन को जानना. उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट किया जाता है, यानी हर इलाके से रिप्रेजेंटेटिव्स लिए जाते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी का दर्जा वहां दिया जाता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें. तो ये सारा सेंसस रिपोर्ट तैयार करना, वोटर लिस्ट तैयार करना, डिलिमिट कॉन्स्टिट्यूएंसीज को करना, पार्लियामेंट्री चुनाव कराना, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स के चुनाव कराना, इसको सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, ये सारा किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का. उसके अलावा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. एज आई जस्ट टोल्ड यू, दिस इज द बॉडी व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया. लेट मी टच अनदर पॉइंट. Election Commission appoints the whole staff, that is returning officers, presiding and polling officers, etc. हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन है, चूंकि मैंने पहले आपसे कहा वोटर लिस्ट तैयार होता है, उसके बाद क्या किया जाता है, ये रिक्रूट करते हैं स्टाफ को, कि हमें देखना है कि पोलिंग बूथ्स कितने हैं, पोलिंग बूथ्स जितने हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमें स्टाफ को अपॉइंट करना है, कितना स्टाफ अपॉइंट करना है, कितने रिटर्निंग ऑफिसर्स लगेंगे, और हर पोलिंग बूथ जो है वहां पोलिंग ऑफिसर होना चाहिए, एक एक दो पोलिंग ऑफिसर्स होने चाहिए. उसके अलावा वहां एक हेड होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए, और उनके अलावा उनको लोकल स्टाफ भी मदद के लिए होता है. ये सारी चीजें रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ जो है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन एज वेल. इट अलॉट्स सिंबल्स टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स. उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स अलॉट करें. सबसे पहले तो रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स. सबसे पहले जो भी हमारे यहाँ चुनाव में खड़ी हो जाती है पार्टीज या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए इलेक्शन कमीशन. तब जाके जब उनको रिकॉग्निशन मिल जाती है उसके बाद दे अलॉट सिंबल्स टू दीज पीपल और दीज पार्टीज, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, इनको रिकॉग्निशन के बाद सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं. मैं आपको बता दूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मेजॉरिटी पार्टी है, इस वक्त रूलिंग पार्टी है, उनका जो सिंबल है वो क्या है? यस, वेरी गुड, हाँ, लोटस. ठीक कहा इस बच्चे ने, उनका सिंबल है लोटस. तो उसी तरह से वी आर हैविंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनका सिंबल क्या है? दूसरे बच्चे से पूछूंगी, हैंड. वेरी गुड, हाथ, बिल्कुल. तो इसी तरह से जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके अलग अलग निशान होते हैं, सिंबल्स होते हैं, और ये जो सिंबल्स इनके होते हैं वो इनको कहां से मिलते हैं? वो इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से मिलते हैं, वही वहां पे देते हैं. Then there is, it gives recognition to political parties. हाँ, मैंने अभी आपसे कहा कि सबसे पहले रिकॉग्निशन जो है उनको मिलती है इलेक्शन कमीशन से. और बच्चों मुझे बताइए प्रेजेंटली हमारे यहाँ कितनी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज है? हाँ, कोई बच्चा 7 कह रहा है तो कोई 8 कह रहा है. वेरी गुड. हाँ, पहले 7 ही हो सकता है, आपकी किताबों में भी 7 ही पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र किया गया हो, लेकिन प्रेजेंटली हमारे यहाँ पे वी आर हैविंग 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर 53 स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज. क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको कि 1985 में बनाया गया, सबसे पहली कांग्रेस पार्टी बनी. उसके बाद एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो 1998 में बनी, जिसके शरद पवार हेड है. उसके बाद बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, 84 में बनी. उसके बाद बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो 1980s में बनी, और जो कि भारतीय जनता पार्टी है इसका ओरिजिन कहां से हुआ? यस,
हाँ, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक से बिल्कुल इसी तरह से सीपीआई है, या सीपीआई का जब स्प्लिट हुआ था सीपीआईएम बनी थी 64 में, उसके बाद एआईटीसी और इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो कि 1998 में बनी, उसके बाद एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी जो कि 2013 में बनी। सो प्रेजेंटली वी आर हैविंग 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड 53 स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो इनको रिकॉग्निशन कहां से मिलती है? शाबाश, इनको रिकॉग्निशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। Election Commission decides where polling booths should be set up so that electorates are not required to travel a long distance. And chunki I already told you that it is the commission which conducts free and fair elections in India, and it is a body which decides where we should keep polling booths, where we should set polling booths, ये सारी चीजें यही डिसाइड करते हैं। उसके अलावा ये भी मद्देनजर रखते हैं कि हमें पोलिंग स्टेशन जो भी है, पोलिंग बूथ्स जो भी है, वो बिल्कुल नजदीक रखने हैं बस्ती के, क्योंकि एक बुजुर्ग शख्स को भी ट्रैवल करना है और उसको ज्यादा चलना ना पड़े, उसके लिए भी इजी हो, और उस तरह से कोई भी वोट जाया नहीं होगा। अदरवाइज एक्सक्यूजेस दे देंगे कि नहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है इसलिए मैंने वोट नहीं डाला। तो उनको इजी करने के लिए ये भी रखते हैं कि जो भी पोलिंग बूथ्स है वो वहां पे रखे जाए कि जो भी इलेक्टोरेट्स है, जो भी वोटर्स है, उनको ज्यादा चलना ना पड़े। और स्पेशली एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो भी पोलिंग डेट्स होते हैं, जब भी पोलिंग होती है उस दिन स्पेशली दे डिसाइड that polling should be held on on that date when there is holiday। उस वक्त उस दिन पोलिंग हो जब हॉलीडे हो, कोई एक्सक्यूज ना हो, बच्चों की छुट्टी हो, मुलाजमों की छुट्टी और हर कोई वोट कास्ट कर सके, इजी रखा जाता है। इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ बैलेट बॉक्स एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स बिफोर द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड। उसके बाद चूंकि जब पोलिंग बूथ्स भी सेट हो जाते हैं उसके बाद पोलिंग होती है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी है कि तमाम जितने भी आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है, पहले जमाने में क्या होता था कि बैलेट होते थे, कागज के वोट्स होते थे, फिर एक डब्बा सा फिक्स होता था, उसमें वोट डाल दिए जाते थे, बैलेट बॉक्सेस जिनको कहा जाता है। आजकल तो सारा कुछ फीड किया जाता है इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। सो आजकल ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि उनको बिल्कुल सेफ कस्टडी में रखे, कोई धांधली ना हो, बूथ कैप्चरिंग का कोई मामला ना हो, या कि कोई भी प्रॉब्लम दरपेश ना आए। और काउंटिंग वगैरह, काउंटिंग भी इन्हीं का काम है। जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद वोट डालने के बाद फिर काउंटिंग डेट फिक्स की जाती है, और काउंटिंग में भी क्या किया जाता है, तब तक कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उनको यहाँ पे इनको सेफ कस्टडी में जो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उनको रखना। देन और इलेक्शन रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड बाय इलेक्शन कमीशन। अब एक और जिम्मेदारी इनकी ये है कि जब वोटिंग भी हो गई, जिसको पोलिंग भी हम कहते हैं, उसके बाद काउंटिंग भी हो गई, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, क्योंकि हमें बताना है कि जीता किसने, हारा किसने, किसने कितने वोट्स हासिल किए। तो वो सारी चीजें भी डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि यही दिस इज द बॉडी विच अनाउंसेस रिजल्ट्स। इट सेटल्स इलेक्शन डिस्प्यूट्स एंड पेटिशंस। और फाइनली मैं ये बताना चाहूंगी कि जब ये भी फिक्स हो गया कि फलानी ने हारा, इतने वोट से हारा, फलानी ने जीता, इतने वोट से जीता, उसके बाद कभी कभार टाई हो जाती है, दोनों कैंडिडेट्स जो है वो सेम वोट्स हासिल करते हैं, या कोई और इलेक्शन डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, हारने वाला कहता है कि नहीं जिसने जीता है तो उसे सही तरीके से नहीं जीता है, कोई ना कोई मतलब दैट पर्सन हैज यूज्ड सम मैल प्रैक्टिसेस। तो उस तरह से अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो पेटिशंस, रिट्स वगैरह दायर कर सकते हैं। और उसके अलावा ये सारी चीजें जो है इलेक्शन डिस्प्यूट्स वगैरह जो है वो इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करते हैं। सो फाइनली मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज द बॉडी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।